हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। बेटे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उसके की पॉइंट्स को नोट करो, रिपीटेडली बार बार देखो और मैं आपको 100% एश्योर कर रहा हूँ कि इनसे एक्स्ट्रा कुछ आना नहीं है जो आपको कराया जाएगा। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। देयर आर सम एरिया वेयर कोलाइड्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, देखो जैसे एक है यहाँ पर टैनिंग। व्हाट इज टैनिंग और यहाँ पर कोलाइड्स और टैनिंग में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है। देखिए टैनिंग जो होता है, पहले समझ लो कि टैनिंग होता क्या है। टैनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ एनिमल हाइड बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रोलाइट। दैट इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज टैनिन। देखो दो वर्ड है यहाँ पर, एक है टैनिन TANNIN टैनिन और एक है टैनिंग TANN। देखो दिस इज टैनिंग, ये टैनिन है और ये टैनिंग है। टैनिंग एक प्रोसेस है, टैनिन इलेक्ट्रोलाइट है। उस कोलाइड्स पर हम अगर टैनिन डालते हैं, जनरली टैनिन जो होता है ये क्रोमियम सॉल्ट होता है या पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड एज टैनिन। तो हम इसको कोलाइड्स के ऊपर अगर डालते हैं तो कोलाइड्स गेट कोएगुलेटेड। जैसे मान लो सपोज दैट ये आपको जैसे ना एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक रूरल एरियाज में या थोड़ा सा जो कहते हैं कि बैकवर्ड एरियाज में जहाँ पर मान लो कुछ गाय या भैंसें अगर वो मर जाती हैं तो वहाँ पर एक मतलब जो कहते हैं लो इनकम कास्ट के लोग होते हैं, लो इनकम ग्रेड के कुछ लोग होते हैं जो उन भैंस या जो जानवर मरते हैं उसकी खाल को निकालते हैं वो, ठीक है, उसकी चमड़ी निकाल लेते हैं और उसके ऊपर उसको यूज करते हैं बेसिकली। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये सपोज दैट वो हाइड है, दिस इज हाइड ऑफ एनिमल। तो इसके दो पार्ट हो गए। मान लो फॉर एग्जांपल बैक में उसके जो कुछ हेयर्स वगैरह हैं या ब्लैक स्किन है, ऊपर क्या कुछ रेडिश पार्ट है जो ब्लड के फॉर्म में कोलाइड्स के फॉर्म में है। तो इस रेडिश पार्ट के ऊपर इस टैनिन को हम थ्रो करते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी हार्ड हो जाता है और उसी का एप्लीकेशन करते हैं जैसे ढोल नगाड़े या जो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट बनाने में जो काफ़ी हार्ड होता है। मतलब देखो जैसे मान लो सपोज दैट ये एनिमल हाइड है फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर अगर आप इलेक्ट्रोलाइट थ्रो करोगे टैनिन तो काफ़ी हार्ड हो जाएगा। वो इतना हार्ड हो जाएगा कि उसको काफ़ी पीटने पर भी वो ब्रेक नहीं होगा। तो सिंपल टैनिन क्या है कि टैनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग एनिमल हाइड by the process of coagulation with the help of suitable electrolyte. That electrolyte is known as tannin and generally जो electrolyte यूज होता है वो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या क्रोमियम सॉल्ट। पहला हो गया आपका। तो सेकंड है स्काई अपीयर्स ब्लू। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू? तो सिंपल एक लाइन में लिखना होता है आपको, स्काई अपीयर्स ब्लू बाई ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। इसी को हम पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लड क्लॉटिंग। वाई ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद एलम। बेटे ऐसा है कि ब्लड जो होता है, ब्लड इज कोलाइड्स और एलम जो होता है, एलम इज इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट कम इन कांटेक्ट विद कोलाइड्स कोएगुलेशन टेक्स प्लेस एंड ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस। ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आफ्टर शेविंग जो हम यूज करते हैं क्या, एलम, वो व्हाइट कलर का फिटकरी जो होता है, तो मान लो अगर कहीं कट जाता है तो उससे ब्लड निकलता है, उसके ऊपर लगाने पर उसकी क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। तो एलम इज इलेक्ट्रोलाइट। एलम का फॉर्मूला आपको पता है ना, देखो इस टाइप से कि K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24 मोल्स ऑफ वाटर, ये एलम है। तो जब ये एलम ब्लड के कंटेक्ट में आएगा तो ब्लड का क्या होता है, कोएगुलेशन होता है एंड ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल रेन। क्वेश्चन क्या कि हाउ आर्टिफिशियल रेन कैन बी कॉज्ड। हाउ आर्टिफिशियल रेन कैन बी कॉज्ड। देखिए आर्टिफिशियल रेन कैसे होता है, अगर जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स को हम क्या, वी कैन कंसिडर क्लाउड्स एज कोलाइड्स, जिसके अंदर डिस्पर्सिव मीडियम गैस है और डिस्पर्स्ड फेज एयर लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं। डिस्पर्सन मीडियम इज गैस एंड डिस्पर्स्ड फेज इज वाटर वेपर कह सकते हो। तो दैट क्लाउड कैन बी कोएगुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट बाय जस्ट थ्रोइंग
इलेक्ट्रीफाइड सैंड पार्टिकल आर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। तो हम उस क्लाउड के ऊपर हेलीकॉप्टर से, प्लेन से अगर उसको थ्रो करते हैं, किसको, क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रीफाइड सैंड पार्टिकल, cloud get coagulated and comes in the form of liquid droplet which is known as artificial rain। ठीक है, और देखो ये वहीं पर होगा जहाँ पर जिस शहर के ऊपर क्लाउड होंगे। अब ये थोड़ी क्या दिल्ली में आप बोलो कि जून में बारिश करवा दीजिए, मई में, जब वहाँ रहेगा तो बारिश कहाँ से होगा, सिंपल। तो हम उस क्लाउड को कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। क्वेश्चन क्या है कि वाई डेल्टाज आर फॉर्म्ड व्हेन रिवर वाटर मीट्स विथ सी वाटर। देखो ये फॉर एग्जांपल सी वाटर है, वी ऑल नो दैट सी वाटर कंटेन सॉल्ट लाइक कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। और जो रिवर वाटर है, रिवर वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर तो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, और जो इसके अंदर पार्टिकुलेट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकुलेट्स, सैंड पार्टिकुलेट्स, they are dispersed phase, means river water is colloids और sea water contains some electrolyte। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक कोलाइट्स होता है। when colloid come in contact with electrolyte coagulation takes place। क्लियर है, when river water come in contact with sea water, electrolyte present in sea water coagulates river water which is considered as colloids in which dispersion medium is water and dispersed phase is sand particulates। ठीक है, तो ये भी एक हो गया इसका एप्लीकेशन, किसका, कोलाइड्स का, या इसके कुछ इसका लॉजिकल क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो नेक्स्ट फिर आपका कॉट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर। बेटे कुछ नहीं, ऐसा है कि कॉट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर है क्या, एक सेटअप है, आप इंस्ट्रूमेंट कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, जो हम चिमनी के माउथ पर फिट कर देते हैं, और उस चिमनी के अंदर से क्या आप आउटपुट के फॉर्म में आता है स्मोक, हार्मफुल स्मोक विच कंटेन हार्मफुल पार्टिकुलेट्स। तो जो ये कॉट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर होता है, देखो कुछ ऐसे है, ये मान लो इस टाइप देखिए, इसके अंदर हाईली चार्ज इलेक्ट्रोड अराउंड 50,000 वोल्ट का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो जो स्मोक यहाँ से जब इसके थ्रू जाएगा स्मोक, क्लियर है, तो उस स्मोक के अंदर जो हार्मफुल पार्टिकुलेट्स होंगे दे गेट एब्जॉर्ब्ड, और फिर बाद में उसमें से स्मोक होती है, दैट स्मोक इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल पार्टिकुलेट्स। तो कॉट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर किस पर बेस्ड है, एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे। हम अब इसके बाद देखो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो इंटेक्स्ट के हैं, 7-8 क्वेश्चन, उसको आपको लाइन बाय लाइन समझा दे रहा हूँ। बार बार देखो, मैं कह रहा हूँ कि इतने बार देखो कि आपको पूरा का पूरा रट जाइए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 5.1 क्वेश्चन इंटेक्स्ट का। हाँ बेटे देखो इधर, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि वो क्वेश्चन हम काफ़ी एक्सरसाइज वाले में डिस्कस कर दिए थे, फिर भी यहाँ पर हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाई राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिसॉर्प्शन। बेटे सिंपल क्वेश्चन, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, enthalpy of adsorption is 40 to 400 kilojule per mole, chemical adsorption is irreversible, नो केमिकल एडजॉर्प्शन में कंपाउंड फॉर्म होता है, केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है, एंड इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। और एक और है, देखो केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, देखो इस टाइप से अगर हम लिखेंगे यहाँ पर x/m वर्सेस टेम्परेचर, तो ये आपका देखो फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेस। फाइल इनके साथ फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या था, ये ग्राफ था आपका x/m वर्सेस टेम्परेचर में ग्राफ था ये। तो जी दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। देखो नेक्स्ट है, वाई फिजियोसॉर्प्शन डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। क्वेश्चन है टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन क्यों डिक्रीज होता है। देखिए हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो सॉलिड प्लस गैस, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये हम कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। अब ये मालूम हमारा क्या, दिस इज एडजॉर्बेंट, ADSOR, ये एडजॉर्बेंट है, और ये क्या है एडजॉर्बेट। देखो वी नो दैट फिजिकल एडजॉर्प्शन दैट इज फिजियोसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड अकॉर्डिंग टू ली चाइटले प्रिंसिपल
अगर हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर, डेल्टा एच बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सिंपल आप ये कह सकते हो कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिजियोसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होती है। तो अगर उस केस में बढ़ाएंगे टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इट डिक्रीजेज विद टाइम। देखो नेक्स्ट है, वाई पाउडर सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज एडजॉर्बेंट देन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 5.3 है एनसीईआरटी इंडेक्स का। वाई पाउडर सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव, आपको देखो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया गया था। पाउडर सब्सटेंस का मतलब क्या, अब ये कह सकते हो इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। हमने आपको एग्जाम्पल लिया था निकल का सरफेस, हमने निकल के 4 एटम लिए थे जिसके अंदर 8 फ्री वैलेंसीज थी। तो पहले कितने एच एडजॉर्ब हो रहे थे, 8 एडजॉर्ब हो रहे थे, हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो वैलेंसी फ्री वैलेंसी बढ़ गई, 12 हो गई थी। फिर हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, वैलेंसी कितने हो गए, उस केस में कितनी हो गई आपके 16 हो गई। तो जैसे से सब डिवाइड करते जाओगे फ्री वैलेंसीज बढ़ती जाएंगी, एक्टिव साइड्स बढ़ता जाएगा एंड उस केस में एडजॉर्प्शन क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा। दैट्स वाई पाउडर सब्सटेंस इज यूज्ड एज एडजॉर्बेंट इफेक्टिवली एज कंपेयर टू इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके आगे। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5.4 है। क्वेश्चन क्या है कि वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिमूव इन हैवर्स प्रोसेस। देखो ऐसा है, आप पढ़े होंगे हैवर्स प्रोसेस क्या होता है भाई, ये देखो इस टाइप से N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3 प्लस डेल्टा H, ये हमारा हैवर्स प्रोसेस है ये। अब आप बोलोगे सर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही नहीं, ये कहां से टपक पड़ा भाई। N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3 प्लस डेल्टा H। आप इसके बारे में और समझ लीजिए, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैवर्स प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लीच-एटिलियर प्रिंसिपल। यहां पर हम यूज करते हैं आयरन पाउडर एज कैटलिस्ट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही नहीं। देखो ध्यान से, अब जो हाइड्रोजन हम बनाते हैं, दिस हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्टीम रिफॉर्मिंग मेथड। स्टीम रिफॉर्मिंग मेथड, वहां पर हम यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान दो, स्टीम रिफॉर्मिंग मेथड में यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और कैसे बनता है, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ मीथेन विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ NiOH कैटलिस्ट। तो उस कंटेनर से में कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव क्यों करते हैं, एक लाइन में आंसर है कि बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पॉइजन कह सकते हो, दिस कैटलिस्ट पॉइजन। तो ध्यान दो, ये N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3, दिस इज हैवर्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन, बट यहां पर इसमें हम यूज नहीं करते कार्बन मोनोऑक्साइड। इस H2 को बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग मेथड, जिसमें हम यूज करते हैं मीथेन एंड स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एज कैटलिस्ट। तो हमारा क्या कैटलिस्ट पॉइजन की तरह बिहेव करता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5.5, वाई एस्टर हाइड्रोलिसिस इज स्लो इन बिगिनिंग बट बिकम फास्टर आफ्टर सम टाइम। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा एस्टर है, RCOOR1 एल्काइल एल्कनोइड, आईपीसी नेम है इसका। हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, यहां पर कराओगे तो देखो यहां पर ये जो हाइड्रोलिसिस होता है इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, और फॉर्म क्या होता है यहां पर RCOOH प्लस R1OH। ध्यान दीजिए बेटे, एस्टर हाइड्रोलिसिस इज स्लो इन बिगिनिंग, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड and during hydrolysis acids are formed. This formed acid act as autocatalyst which catalyze the reaction and reaction become faster after some time. तो स्लो में स्टार्टिंग में स्लो होता है, लेकिन जैसे एसिड फॉर्म होता है, जो एसिड फॉर्म होता है दैट एक्ट एज ऑटोकैटलिस्ट और इसे कैटलाइज करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज रोल ऑफ डिसऑर्प्शन इन कैटलिसिस। देखो बेटा ऐसा है, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस जो होता है इट फॉलोज एडजॉर्प्शन थियरी। तो मान लो हमारा एडजॉर्बेंट है, तो सबसे पहले क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू डिफ्यूज टुवर्ड द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट दैट इज एडजॉर्बेंट, दे गेट एडजॉर्ब, दे इन्वॉल्व इन कंपाउंड फॉर्मेशन, और फाइनली जब कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा तो उस केस में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाता है। ये क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
अब वहां पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जब तक हम यहां से कुछ रिमूव नहीं करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी। तो डिसॉर्प्शन का रोल क्या है कि आफ्टर डिसॉर्प्शन मोर एंड मोर गैसियस रिएक्टेंट इज गोइंग टू एडजॉर्ब ऑन ए पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 5.7। हाँ बेटे देखो नेक्स्ट है हमारा 5.7 इन टेस्ट का 5.7। व्हाट मॉडिफिकेशन यू सजेस्ट इन हार्डी-सूज रूल। देखो हार्डी-सूज रूल ने सिंपल बताया था कि हम किसी कोलाइड्स को कोएगुलेट कैसे कराएंगे, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती हैं। ठीक है, उन्होंने सिंपल बोला था कि भाई जो चार्ज कोलाइड्स पर है उसका अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट पर होना चाहिए। तो हम देखो इसमें दो कह सकते हैं। फर्स्ट ऐसे कह सकते हैं, फर्स्ट क्या कि अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट टू दैट ऑफ कोलाइड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन। फिर समझ लो दोबारा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट टू दैट ऑफ कोलाइड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन। सेकेंड कह सकते हो कि सॉरी कोएगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान हम कहते हैं क्या कि FeOH थ्राइस है इस पॉजिटिव कोलाइड्स, इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव कोलाइड्स होता है। मीन्स इसको Cl माइनस SO4 पर -2, PO4 पर -3 एंड हेक्सासाइनोफिरेट FeCN6 पर -4। ध्यान देना बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज पॉजिटिव कोलाइड्स, इसको ये सारे कोएगुलेट कर सकते हैं। ऑल दिस इलेक्ट्रोलाइट कैन कोएगुलेट। अगर हम सेम अमाउंट लेके चल रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट जो बोला गया है सेम अमाउंट, हम अगर सेम अमाउंट लेके चल रहे हैं तो दिस इज ऑर्डर ऑफ देयर पावर। मीन्स सबसे फास्ट ये करेगा कोएगुलेट, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। सबसे लेस्ट किसका होगा इसमें, Cl माइनस का। देखो उसी टाइप से यहाँ पर क्या, लेकिन ध्यान करो यहाँ पर मास या इसका कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको फिर दूसरा कैलकुलेशन करके परफॉर्म करेंगे। यहाँ देखिए AH2S3 इट इज नेगेटिव कोलाइड्स, इट कैन बी कोएगुलेटेड बाई Na प्लस Ca2 प्लस Al3 प्लस C4 प्लस और सबसे फास्ट कौन करेगा यहाँ पर, सीरियम है C4 प्लस। तो दिस इज हार्डी-सूज रूल। आप इसको मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हो कि अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट टू दैट ऑफ कोलाइड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन। सेकेंड पॉइंट, कोएगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसमें क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5.8 जो है, 5 इज इट एसेंशियल टू वॉश प्रेसिपिटेट विद वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वांटिटेटिवली। देखो अगर कोई कोलाइड्स है हम उसको चेंज करें प्रेसिपिटेट में, तो हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने पर वो किस में चेंज हो जाएगा आपका, प्रेसिपिटेट में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये FeOH थ्राइस है, हमने इसके ऊपर NaCl डाल दिया, तो बेटे हो सकता है कि इससे 1-2 क्लोराइड हैं इसके ऊपर यहाँ पर चिपके रह जाएं, ऐसे ही एडजॉर्ब रह जाएं सिंपल। तो जब हम इस PPT को कहीं यूज करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, तो दे एक्ट एज हिंड्रेंस से अपना टेस्ट परफॉर्म कर देंगे। हम परफॉर्म करने गए किसी प्रेसिपिटेट का एनालाइज करने गए, वहाँ पर मिल रहा है क्लोराइड का टेस्ट मिल रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, वाटर से उसको क्या करते हैं, वाटर नहीं बल्कि मिनरल वाटर से हम क्या करते हैं, वॉश करके वी कैन मेक फ्री फ्रॉम आयंस and that pure precipitate can be analyzed quantitatively। क्लियर है, ओके बेटे।